नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध को शुरू करने से पहले जानते हैं इसके कारण। इतिहासकार सर देसाई ने लिखा है कि पानीपत का युद्ध उन घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम था जो कि पिछले 10 या 20 वर्षों में उत्तरी भारत में घट रही थी। एक और तेजी के साथ मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था और दूसरी ओर मराठा शक्ति का विस्तार हो रहा था और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अहमद शाह अब्दाली के रूप में एक नए नक्षत्र का उदय हो रहा था। अब्दाली और मराठे दोनों महत्वाकांक्षी थे, अतः जब इनके स्वार्थ टकराए तब उनमें संघर्ष जो है वो अवश्यंभावी हो गया और उसी का परिणाम रहा पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली भारत की विजय करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था, वह धन प्राप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह पंजाब, मुल्तान और कश्मीर पर भी अधिकार करना चाहता था। अब हम जानते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, जिसमें सर्वप्रथम है भारत में राजनीतिक शून्यता। एक लंबे समय तक भारत में दिल्ली के जो शासक थे वो राजनीति में छाए हुए थे। दिल्ली के शासक की प्रभुता भारत की अन्य शक्तियाँ स्वीकार करती थीं। अब जब केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही, भारत के उत्तर पश्चिमी से जो आक्रमण हो रहे थे उनका भय नहीं रहा, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल सत्ता जो है वो कमज़ोर हो गई और शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण जो है देश और उसके शासक जो हैं वो स्वतंत्र होने लगे। अब देश में एक राजनीतिक शून्यता दिखाई देने लगी। राजनीति का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऐसी शून्यता भरने का अन्य शक्तियाँ जो है वो प्रयास करने लगती हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियों ने इस शून्यता को भरने का प्रयास किया और ये दोनों शक्तियाँ थी मराठे और अब्दाली। दूसरा इसका कारण है मराठों का उत्तर भारत में विस्तार। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड पर मुग़ल सम्राट से वैध अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने उड़ीसा पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और बंगाल और बिहार से वे चौथ वसूली करने लगे थे। तीसरा कारण है दिल्ली की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप तथा रोहिल्लों की अब्दाली से सहायता की प्रार्थना। गद्दी पर बैठने के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अवध और इलाहाबाद के सूबेदार सफदरजंग को अपना वज़ीर बनाया। सफदरजंग के शिया होने के कारण सुन्नी अमीरों ने इनका विरोध किया। फिर इसके बाद चौथा कारण लेते हैं अब्दाली का पंजाब पर आक्रमण। अब्दाली के आक्रमण का मुग़ल सामना नहीं कर सके। जिस समय सफदरजंग मराठा सरदारों से समझौते की शर्तें तय कर रहा था, उस समय मुग़ल सम्राटों ने अब्दाली को पंजाब सौंप दिया। फिर है सफदरजंग का मराठों से समझौता। 1752 ईस्वी में सफदरजंग व मराठों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के अनुसार पेशवाओं ने यह वचन दिया कि आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से मुग़ल साम्राज्य की वे रक्षा करेंगे और इसके बदले में उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाएगा। मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब से चौथ वसूली करने का भी अधिकार दे दिया गया।
आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि सफदरजंग के कार्य को उचित मानते हुए उन्होंने लिखा कि उसे दो बुराइयों में से एक को चुनना था। उसे विदेशी आक्रमणकारी और उसके सहयोगी रोहिलों को तथा विद्रोही मराठों में से एक को चुनना था। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने विदेशियों के विरुद्ध एक भारतीय शक्ति का समर्थन प्राप्त करना ही अच्छा समझा। और इस संबंध में हरिराम गुप्ता ने भी लिखा है कि सफदरजंग का इरादा मराठों के प्रति अच्छा नहीं था। वह भारत में अब्दाली और रोहिलों की शक्ति को नष्ट करके मराठों को भी उत्तर भारत से खदेड़ देना चाहता था। मराठों से संधि करने के बाद दिल्ली लौटने पर सफदरजंग और सम्राट के संबंध जो है वो बिगड़ने लगे और इससे निराश होकर सफदरजंग अवध लौट गए। फिर है आलमगीर द्वितीय का सम्राट बनना। सफदरजंग के स्थान पर 1754 ईस्वी में सम्राट ने इंतमामुद्दीन को वज़ीर बनाया और गाज़ीउद्दीन ने मराठों की सहायता से अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया और वो स्वयं उसके वज़ीर बन गए। गाज़ीउद्दीन का मराठों व अब्दाली से पत्र व्यवहार। नेक्स्ट कारण है मुगलानी बेगम की अब्दाली से सहायता की प्रार्थना। 1753 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु हो गई और उनकी विधवा मुगलानी बेगम अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षक बनकर शासन करने लगी। वह एक षड्यंत्रकारी स्त्री थी। गाजी ने स्थिति का लाभ उठाया। उसने पंजाब पर अधिकार कर मुगलानी बेगम को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में मुगलानी बेगम को काफ़ी परेशान किया गया। बेगम ने गुप्त रूप से नज़ीम और अब्दाली के पास सहायता के संदेश भेजे और नज़ीम ने भी अब्दाली को भारत आने को कहा। अब है अब्दाली का आक्रमण। 1757 ईस्वी। अब्दाली ने पंजाब जीतकर दिल्ली को लूटा। उसके आसपास उसने मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी लूटा। फिर है मराठों का दिल्ली पर अधिकार। गाज़ीउद्दीन के निमंत्रण पर मई 1747 ईस्वी में रघुनाथ राव और मल्हार राव आगरा पहुँचे। उन्होंने नज़ीम को दिल्ली से भगा दिया। फिर है मराठों का पंजाब पर आक्रमण। कुंजपुरा और सरहिंद पर अधिकार करने के बाद मराठों ने तैमूर शाह और जहान शाह को लाहौर से भगा दिया और मराठा सेनाओं ने कटक तक के प्रदेशों को रौंद दिया। इसके बाद इसका अगला कारण है नज़ीम द्वारा अब्दाली को निमंत्रण। नज़ीम लगातार अब्दाली से सहायता की याचना कर रहा था। अब्दाली ने 1759 ईस्वी में जहान खां को लाहौर भेजा। मराठों ने उसे हराकर भगा दिया। अगला कारण है अब्दाली द्वारा पंजाब पर पुनः अधिकार। अब्दाली पंजाब की ओर बढ़ने लगा। यह समाचार पाकर दत्ताजी सिंधिया ने नज़ीम का पीछा करना छोड़ दिया और पंजाब की ओर वो बढ़ने लगे और इसी बीच जो है अब्दाली दिल्ली जा पहुंचा। वहाँ नज़ीम भी उससे जा मिला। अगला कारण है पेशवा द्वारा सदाशिवराव भाऊ की नियुक्ति तथा नज़ीम व सुजाउद्दौला का अब्दाली से मिलना। उत्तर भारत में मराठों की हार के समाचार सुनकर नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भारत में भेजा। इस अभियान में उनके साथ पेशवा का पुत्र विश्वासराव भी था। दोनों पक्षों ने सुजाउद्दौला व सूरजमल को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। मराठों ने अवध के सुजाउद्दौला को वज़ीर बनाने का प्रलोभन दिया, किंतु उसने मराठों का विश्वास नहीं किया
और अंत में अब्दाली के साथ हो गया। शुजाउद्दौला को अब्दाली के पक्ष में लाने में नज़ीम का प्रमुख हाथ था। अहमद बमक्श मराठों से त्रस्त था, अतः उसने अब्दाली का समर्थन किया। प्रारंभ में सूरजमल ने मराठों का साथ दिया, किंतु पानीपत के युद्ध के कुछ समय पहले भाव और उसमें मतभेद के होने के कारण वह तटस्थ रहा। अब है पानीपत के तृतीय युद्ध की घटनाएं। कुछ प्रमुख घटनाओं का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम है दोनों पक्षों का आमना सामना। ये हुआ अगस्त 1760 ईस्वी में। भाव ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगस्त से अक्टूबर 1760 ईस्वी तक का समय अब्दाली और भाव में समझौते की वार्ता में लग गया। यद्यपि अब्दाली संधि करना चाहता था, किंतु नज़ीम ने उसे ऐसा करने से रोका। इधर मराठों पर पीछे से आक्रमण करने के लिए अब्दाली यमुना पार कर पानीपत जा पहुँचे। इस पर सदाशिवराव भी पानीपत पहुँचे। नवंबर 1760 में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी, किंतु दोनों में अंतिम निर्णायक युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। दूसरा है मराठों के पास रसद की कमी। मराठों के पास रसद की कमी हो गई। नज़ीम और अब्दाली ने उनसे जो है मार्ग में रसद छीन लिया था, और रसद की अत्यधिक कमी के कारण मराठा सेना की हालत जो है वो दिन पर दिन खराब होती गई। तीसरा कारण है मराठी सेना का आक्रमण। विवश होकर मराठों ने अफगान पर आक्रमण किया। काशीराव के अनुसार इब्राहिम खां गर्दी ने अपने तोपखाने से नज़ीम पर आक्रमण किया। भाव ने मध्य भाग पर वीरतापूर्वक हमला किया। सिंधिया ने वाम पक्ष से लड़ाई आरंभ करी और दोपहर तक जो है वो मराठा थक गए। चौथा कारण है घटनाएं हैं युद्ध में अब्दाली की विजय। इस समय अब्दाली ने अपनी सुरक्षित सेना भी युद्ध में भेज दी। मराठों के पांव उखड़ गए। विश्वासराव के घायल होकर मरने की सूचना सुनकर जो है मराठा तितर बितर हो गए। भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया सहित कई मराठा सैनिक मारे गए और बंदी बनाए गए। इस प्रकार जो है अहमद शाह अब्दाली को इसमें विजय प्राप्त हुई। अब हम जानेंगे पानीपत में मराठों की हार के क्या क्या कारण रहे। इसमें पहला है पेशवा का उत्तरदायित्व। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि पानीपत में मराठों की हार के लिए एक सीमा तक पेशवा बालाजी विश्वनाथ को उत्तरदायी ठहराया गया है। उनके मत में नाना साहब के समय में उत्तरी भारत में मराठा शक्ति का विस्तार शिवाजी के आदर्शों के अनुरूप नहीं हो रहा था। पेशवा के पास धन की अत्यधिक कमी थी, ये भी इनका एक प्रमुख कारण था। यद्यपि उत्तर भारत में बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रारंभ की गई साम्राज्य प्रसार की नीति का अनुसरण किया गया था, किंतु 1748 ईस्वी के पश्चात स्वयं वो उत्तर भारत नहीं गए थे। फलस्वरूप उन्हें वहाँ की राजनीति का पूर्ण ज्ञान नहीं था। पेशवा ने रघुनाथ राव को 2 बार उत्तर भारत में भेजकर भूल की। उसने मराठों का प्रभाव स्थापित करने के स्थान पर उत्तर भारत के अनेक शासकों को विरोधी बना दिया था। सर सरदेसाई ने लिखा है कि नाना साहब ने दिल्ली की राजनीति पर अनावश्यक ध्यान देकर अब्दाली से बेकार की शत्रुता मोल ली। उसने भाव को समय पर धन की सहायता नहीं पहुंचाई, जिससे भाव को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब है सदाशिवराव भाव की भूलें। उन्होंने क्या क्या भूलें की। भाव को भी उनकी भूलों के लिए पानीपत की हार का उत्तरदायी माना जा सकता है। इन्होंने अगस्त 1760 ईस्वी से अक्टूबर 1760 ईस्वी का समय व्यर्थ में गंवाया। उससे उत्तर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, अतएव अब्दाली यमुना पार कर उसके पीछे आ गया। उसने दिल्ली की रक्षा का भी विशेष प्रबंध नहीं किया।
अब्दाली की शक्ति का उसने सही अनुमान नहीं लगाया। रसद की निरंतर कमी होती रही, फिर भी वह विशाल सेना के साथ बढ़ता रहा। योग्य सेनापति होते हुए भी भाऊ जो है वो जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने होलकर और सूरजमल की अब्दाली के विरुद्ध गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष करने की सलाह को नहीं माना। पानीपत के युद्ध में भाव की कोई व्यूह रचना नहीं थी। उसने एक साथ सारे मोर्चे पर युद्ध आरंभ कर दिया। शीघ्र ही उसके सैनिक जो है वो थक गए और भूखे मरने लगे। विश्वासराव की मृत्यु के समाचार सुनकर भाव जो है जोश में आकर शत्रु सेना से दूर चला गया और इन भूलों का लाभ जो है वो अब्दाली ने उठाया। तीसरा कारण रहा मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन। केवल नाना साहब और भाव की भूलों को ही हम मराठा हार का प्रमुख कारण नहीं मान सकते। वास्तव में मराठा का सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण था। उनके सेनापतियों में एकता का अभाव था। उनका तोपखाना भारी था। मराठा सेना में विभिन्न जातियों के पुरुष भर्ती किए गए थे। फलस्वरूप जो है राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट हो गया था और मराठा सेना का व्यय जो है वो लूट से चलता था, जिससे कि सेना के प्रति जनता में घृणा की भावना थी। अगला कारण है अब्दाली की सेना का अनुशासन। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली की सेना में पूर्ण अनुशासन था। अब्दाली के पास लगभग 65,000 कुशल सैनिक थे और उसके मुकाबले में मराठों के पास लड़ने वाले सैनिकों की संख्या 47,000 थी। अफगानों के पास द्वितीय श्रेणी के 80,000 सैनिक थे, जबकि मराठों के पास केवल 15,000 थे। भाव के मुकाबले में अब्दाली कहीं अधिक कुशल सेनानायक था। उसने भाव को चकमा देकर सरलता से यमुना पार कर ली थी। वह युद्ध में अपनी सेनाओं का कुशलतापूर्वक संचालन करता रहा। उसने देखा कि मराठे सैनिक थकने लगे हैं, तो उसने अपनी सुरक्षित सेना को जो है मैदान में उतार दिया। उनका तोपखाना हल्का था, गतिशील था। उनकी बंदूकें भी मराठों से अच्छी थी। अब है अब्दाली की कूटनीतिज्ञता और कुशल सेनापतित्व। अब्दाली एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने सुजाउद्दौला व बंगश को अपनी और मिलाने में सफलता प्राप्त की। इसके विपरीत भाव ने सूरजमल को अप्रसन्न कर दिया। अब्दाली को नज़ीम जैसे चतुर राजनीतिज्ञ का भी समर्थन प्राप्त था और नज़ीम ने इस्लाम की रक्षा का नारा लगाकर मुस्लिमों को अब्दाली के झंडे के नीचे ला दिया। अब है इसके परिणाम। पानीपत के युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार रहे। सर्वप्रथम है मराठों को धनजन की हानि। सरदेसाई के अनुसार पानीपत के मैदान में 28,000 मराठे मारे गए, 35,000 बंदी बनाए गए और फिर बंदी बनाए गए सैनिकों का अब्दाली ने कत्ल करवा दिया। युद्ध के मैदान से भागते समय मराठों की काफ़ी संख्या में मृत्यु हो गई। जदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपने एक सदस्य की मौत के लिए शोक न मनाया हो। अनेक परिवारों के तो कई सदस्य मारे गए। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, तुकोजी सिंधिया, इब्राहिम खां गर्दी व अन्य सरदार या तो युद्ध में मारे गए या बंदी बनाकर कत्ल कर दिए गए। और इस महान क्षति के समाचार सुनकर नाना साहब स्तब्ध रह गए और 23 जून 1761 ईस्वी को उनका भी निधन हो गया। दूसरा है मराठों का उत्तर भारत में कुछ समय के लिए प्रभाव कम होना। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार सरदेसाई लिखते हैं कि इस युद्ध में मराठों की भारी जनहानि हुई, किंतु उनके अनुसार नई पीढ़ी के लोगों ने शीघ्र ही इस क्षति की पूर्ति का प्रयास किया। उनके मत में पानीपत ने मराठों की आकांक्षाओं को नहीं कुचला, वरन इससे उनमें एक नई शक्ति का जोश मिला। पानीपत के मैदान से भागे हुए नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया ने उन्हें कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने
दिल्ली की राजनीति में फिर से अपना प्रभाव स्थापित करके मुगल सम्राट को संरक्षण में ले लिया और उत्तर भारत के अनेक राज्यों से चोट वसूली की। अब्दाली को विशेष लाभ न मिलना। ताराचंद के अनुसार यद्यपि पानीपत की पराजय मराठों के लिए प्रथम श्रेणी का आघात थी, किंतु उसे किसी भी प्रकार से निर्णायक नहीं कहा जा सकता। अब अहमद शाह अब्दाली इस विजय से अधिक लाभ नहीं उठा सका। वह नज़ीम को दिल्ली में मीर बख्शी बनाकर लौट गया। उसके बाद उसे भारत आने का अवसर नहीं मिला। मुगल साम्राज्य की शक्ति का अंत। वास्तव में मराठों की हार का लाभ न तो अब्दाली को प्राप्त हुआ, न भारतीय मुसलमानों को मिला जिन्होंने उनका साथ दिया था। इसमें मुख्य का जो परिणाम रहा वो था मुगल साम्राज्य का इसमें अंत हो गया। अंग्रेज़ों की शक्ति में वृद्धि। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि बंगाल में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई। वे 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध जीत चुके थे। सर सरदेसाई ने भी लिखा है कि जिस समय मराठे और अब्दाली कुरुक्षेत्र के प्राचीन मैदान में जीवन व मरण के संघर्ष में जुटे हुए थे, उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम संस्थापक क्लाइव, इंग्लैंड में राजनीतिज्ञ और तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड चैथम को ये बताने जा रहा था कि भारत में साम्राज्य की स्थापना के स्वप्न साकार हो सकते हैं। फिर है हैदर अली व सिखों का उत्कर्ष। मराठा के प्रभाव के इस काल में हैदर अली को मैसूर में और सिखों को पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। रघुनाथ भाव का उत्कर्ष। महाराष्ट्र की राजनीति में रघुनाथ राव का उत्कर्ष हुआ। मराठों की शक्ति को आघात पहुंचा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है पेशवा की शक्ति को धक्का पहुंचा और जिस मराठा संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी वह छिन्न भिन्न हो गई। सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ की शक्ति बढ़ने लगी और समय के साथ साथ इनके आपसी मतभेद भी बढ़ते गए और जिससे मराठा शक्ति संगठित होकर अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकी। इस प्रकार जो है पानीपत के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। धन्यवाद।